आज हम लोग लेसन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेसन का नाम ही है इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फसलों को समय समय के साथ सिंचाई करना ही इरिगेशन कहलाता है। मतलब पौधों को समुचित विकास करने के लिए उन्हें समय समय पर पानी देना ही इरिगेशन कहलाता है। सेकंड है एडवांटेज ऑफ इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमिन। उस एरिया में सूखा नहीं पड़ेगा जिस एरिया में इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल है। सेकंड है इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन में बढ़ावा होता है, फसलों की उपज अधिक होती है। डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, घरेलू उपयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर की सप्लाई कर सकते हैं। नंबर फोर्थ है कि कनाल सिस्टम या रिवर सिस्टम में हम क्या करते हैं कि छोटे से डैम बना करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को भी जनरेट कर सकते हैं। नंबर फिफ्थ एफोरेस्टेशन है। देखिए ये है क्या, जैसे कि कनाल है तो कनाल के दोनों किनारे पे हम क्या करेंगे, छोटे बहुत सारे पेड़ लगा देंगे। इससे क्या होगा, पेड़ों को लगाने से पेड़ों की संख्या में वृद्धि होगी और इससे हम वनीकरण का बढ़ावा में सहायता कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। अब है डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। तो डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन क्या होता है, पहला देखिए इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। आप सबको पता है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या है, कि प्राकृतिक संतुलन में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न होना ही इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है। जैसे कि अगर मानव के कारण अगर पेड़ों की अधिक कटाई की जाए तो क्या होगा कि हमारा जो वायु है उसका असंतुलन बिगड़ जाएगा। तो वो कंडीशन क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी एरिया में पानी को हम लिफ्ट करके फील्ड को इरिगेट करते हैं तो उसका जैसे देखिए एक वेल है, वेल का ग्राउंड लेवल यहाँ पर है। ओवर इरिगेशन के दौरान क्या होगा कि यहाँ से अधिक पानी का डिस्चार्ज होगा और इस एरिया में पूरे एरिया में क्या होगा कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है नीचे की ओर चला जाएगा, जिसके कारण वहाँ पर जो खाली जगह हुए हैं वहाँ पे जो पानी फिल होंगे वो कैसा होंगे, खारे पानी उसकी जगह ले लेते हैं। तो इस तरह का असंतुलन क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अब देखिए सेकंड है कि एक्सेस ह्यूमिडिटी, उस एरिया में वायु में नमी बढ़ जाता है, आर्द्रता बढ़ जाती है। वाटर लॉगिंग, पानी का जमाव हो जाना। साल्ट इंटॉलरेंस, उस मिट्टी में साल्ट की मात्रा में वृद्धि हो जाना। और नंबर फिफ्थ है कि जिस एरिया में इरिगेशन किया जाएगा तो उसका क्लाइमेट जो है वो कोल्ड होती है। ये था एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ये है आपका इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का पिक्चर। यहाँ पर हम पौधे को वाटरिंग कर रहे हैं जिसके थ्रू पौधे की समुचित विकास हो रही, इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन। तो फ्लो इरिगेशन क्या होता है कि अर्थ सरफेस पे पानी को फ्लो कराया जाता है जैसे कि कनाल और रिवर में, तो ये क्या कहलाते हैं, इस तरह के इरिगेशन फ्लो इरिगेशन होते हैं। लिफ्ट इरिगेशन, जब हम ग्राउंड वाटर को हम मैकेनिकल पावर या मैनुअल पावर के द्वारा लिफ्ट करते हैं तो इस सिस्टम को ही हम कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन। तो इरिगेशन दो प्रकार के होते हैं, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। अब देखिए फ्लो इरिगेशन के दो टाइप्स होते हैं, पेरेनियल इरिगेशन और इनंडेशन इरिगेशन। पेरेनियल इरिगेशन क्या होता है कि ऐसा इरिगेशन सिस्टम जिसमें हम पूरे वर्ष फसल को इरिगेट कर सकते हैं। ओके। इनंडेशन इरिगेशन में क्या होता है कि ये सिर्फ रेनी सीजन में ही एक्टिव होते हैं और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। देखिए इन दिस सिस्टम वाटर इज सप्लाइड एज पर क्रॉप रिक्वायरमेंट एट रेगुलर इंटरवल। इसमें क्रॉप का जो वाटर रिक्वायरमेंट है उससे हम रेगुलर इंटरवल पे सप्लाई कर सकते हैं थ्रू द क्रॉप पीरियड। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम। सेकेंड है इनंडेशन इरिगेशन सिस्टम। इन दिस सिस्टम लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर ड्यूरिंग फ्लूड इज अलाउड टू द फ्लूड और inundated the land to be cultivated। कहने का मतलब कि
अधिक रेनफॉल होगा तो वहाँ पे जो भी माउंटेन एरिया हो वहाँ पे छोटे छोटे चैनल के रूप में पानी फ्लो करने लगते हैं, तो उस पानी से जो एरिया इरीगेट होते हैं उस तरह की इरिगेशन को हम कहते हैं इनंडेशन इरिगेशन। और इस सिस्टम जो है सिर्फ खरीफ फसल के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि रबी के सीज़न में तो इनमें पानी जमा ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट, इनंडेशन कनाल क्या है, आपको नाम से ही विदित है। पेरेनियल कनाल क्या है? दी आर कनाल दैट फ्लो थ्रू आउट ऑफ द ईयर, मतलब जो पूरे वर्ष बहते रहती है, ऐसे कनाल को हम क्या कहते हैं? पेरेनियल कनाल। मोस्ट ऑफ कनाल इन पाकिस्तान आर पेरेनियल कनाल। दे आर यूजफुल फॉर बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, ये दोनों फसलों के लिए यूजफुल होता है। नेक्स्ट है लिफ्ट इरिगेशन के कितने टाइप्स होते हैं? तो लिफ्ट इरिगेशन में हम क्या करते हैं? पानी को लिफ्ट करते हैं। तो आप दो तरीके से करते हैं, वो कौन कौन से देख लीजिए। पहला है वेल इरिगेशन, सेकेंड है लिफ्ट इरिगेशन। तो वेल इरिगेशन में हम पानी को कुएं से निकालते हैं और छोटे से चैनल बना करके हम फील्ड तक वाटर को पहुंचा देते हैं। इस तरह के इरिगेशन सिस्टम को हम क्या क्या कहते हैं? वेल इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन। वेल लिफ्ट इरिगेशन। अब है हमारे पास नेक्स्ट लिफ्ट कनाल इरिगेशन। जब वाटर में फ्लो करने की एनर्जी इक्वल टू जीरो हो जाए तब हम वहाँ पर क्या करते हैं? वाटर को मैकेनिकल पावर से लिफ्ट करते हैं और उसमें फिर से एनर्जी डेवलप होती है और इस तरह से वाटर फ्लो स्टार्ट होता है। तो इस तरह का जो सिस्टम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इमेज में, तो ये क्या कहलाएगा? लिफ्ट कनाल इरिगेशन। अब है मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन तीन टाइप के होते हैं: सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन और ओवरहेड इरिगेशन। तो देखिए पहला इमेज है कि सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है। सब सरफेस इरिगेशन में हम ग्राउंड के नीचे में पाइप को बिछा देते हैं और छोटे छोटे इंटरवल पे उनमें छोटे छोटे हॉल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि पानी जो है ना पौधे के रूट तक डायरेक्ट पहुंचती है, इसमें कम खर्च होते हैं वाटर का। इस तरह के इरिगेशन सिस्टम को हम कहते हैं सब सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। क्लियर? देखिए यहाँ पे एक छोटा हॉल है, यहाँ से पानी जो है क्रॉप के रूट तक डायरेक्ट पहुँचती है। इस सिस्टम में खास बात यही है कि वाटरिंग जो होता है डायरेक्ट रूट पे होती है। नेक्स्ट है सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में क्या होता है कि पहले वाटर कनाल से छोटे छोटे चैनल में, और जो भी फ्लो होते हैं वो अर्थ सरफेस के ऊपर में होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितनी बड़ी एरिया में वो फ्लो करते हैं वहाँ पे सनलाइट के संपर्क में आते हैं और वाटर इवेपोरेशन अधिक होता है। और जो इमेज में आप देख पा रहे हैं इस तरह के इरिगेशन को हम क्या कहते हैं? सरफेस इरिगेशन कहते हैं। अब है मेथड ऑफ इरिगेशन। ओवरहेड इरिगेशन क्या है? सॉरी, ओवरहेड इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन भी कहते हैं। इसमें पौधों को वाटरिंग तो की जाती है लेकिन फवारे के रूप में एज अ रेनफॉल एक पूरे फील्ड में मेन लाइन को बिछा देते हैं और उसमें छोटे छोटे पाइप लाइन को ऐड कर देते हैं। उसके टॉप भाग पर रोटेशनल माउथपीस ऐड करके रखते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी फवारे के रूप में डिस्चार्ज होते रहती है। तो इस तरह के इरिगेशन सिस्टम को हम ओवरहेड इरिगेशन कहते हैं या स्प्रिंकलर इरिगेशन भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन कितने तरह के होते हैं? तो सरफेस इरिगेशन 4 प्रकार के होते हैं। पहला अनकंट्रोल, जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे देखिए आपकी इमेज में देख पा रहे हैं, इसमें क्या है कि हमारा वाटर रिक्वायरमेंट जितना है उससे कई ज़्यादा पानी को इसमें डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं था और इसमें बहुत सारे क्रॉप क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे क्योंकि वो पानी से डूब चुके हैं। तो ऐसे इरिगेशन सिस्टम को क्या कहते हैं? अनकंट्रोल फ्लूडिंग मेथड। अब है कंट्रोल फ्लूडिंग मेथड में भी अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो पहला है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? बड़े से एरिया को छोटे छोटे बॉर्डर स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं, जिसका डायमेंशन इस प्रकार होता है कि उनका वाइड 10 to 20 मीटर होना चाहिए और जो लेंथ होता है वो हम 100 से 300 मीटर के लंबा ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इमेज में आप देख पा रहे हैं, इसमें
ये जो सिस्टम है इसे हम क्या कहते हैं, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इसमें मेन चीज़ है डायमेंशन को नोटिस करना, और इसमें कम वाटर में अधिक एरिया को इरिगेट कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। ये आपका बॉर्डर स्ट्रिप मेथड का डिफिनेशन है। इन द बॉर्डर स्ट्रिप फ्लूडिंग मेथड द फार्म इज डिवाइडेड इनटू द सीरीज ऑफ स्ट्रिप 10 to 20 मीटर वाइड एंड 100 to 300 मीटर लॉन्ग। क्लियर। अब आते हैं बेसिन मेथड। बेसिन मेथड क्या होता है कि इसमें जो क्रॉप होते हैं उनके बीच में एक छोटे से चैनल को पास किया जाता है, और चैनल के जैसे ही क्रॉप के पास हम पहुंचते हैं, जैसे ट्री है, प्लांट है, तो वहाँ पे हम रिंग बेसिन या फिर स्क्वायर बेसिन बना करके वाटर को डिस्चार्ज करते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं कि सप्लाई चैनल जो है उसके दोनों साइड में प्लांट हैं, और वहाँ पे हम रिंग बेसिन के थ्रू वाटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ये हमारा बेसिन मेथड है। क्लियर। इस पे भी हमारा कंट्रोल होता है, हम कंट्रोल रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है चेक बेसिन मेथड। तो इसमें हम एरिया को कंट्रोल लाइन की मदद से डिवाइड करते हैं, और मेन ड्रेनेज के साथ कई सारे सब ड्रेनेज को ऐड कर देते हैं, और उन जब दो सब ड्रेनेज के बीच में एरिया आते हैं उन्हें हम इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं, और इसे 1 by 1 करके इरिगेट करते हैं। जैसे देखिए पहला सब ड्रेनेज जो है वो नंबर 2 फील्ड वाले, नंबर 6 वाले फील्ड को 1 by 1 करके इरिगेट करेंगे। तो इस तरह का जो इरिगेशन सिस्टम है इसे हम क्या कहते हैं, चेक बेसिन मेथड कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं फ्यूरो इरिगेशन क्या होता है। फ्यूरो इरिगेशन एक चैनल के रूप में किया जाता है, जो एक चैनल दूसरे चैनल का हमेशा पैरेलल होता है। जैसे आप पोटैटो आलू की जब खेती आप देखे होंगे तो इसमें जब इरिगेशन किया जाता है तो इस जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं छोटे छोटे चैनल बना दिए जाते हैं, और इन चैनल में ही पानी को डिस्चार्ज किया जाता है। तो इस तरह का जो इरिगेशन सिस्टम है इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूरो इरिगेशन सिस्टम। और इसमें जो है लैंड है उसका 1/5 भाग ही हम इरिगेट करते हैं, बाकी ऑटोमेटिक कैपेसिटी के कारण हो जाती है। आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। क्या ड्रिप इरिगेशन जो है इसमें हम पूरे फील्ड में पाइप को बिछा देते हैं, और 0.5 या 1 मीटर के डिस्टेंस पर उनमें छोटे छोटे हॉल कर देते हैं। एक हॉल से 1 घंटे में 2 लीटर से लेकर 10 लीटर वाटर डिस्चार्ज हो सकती है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम हॉल को रखते हैं कि कितना हमें वाटर रिक्वायरमेंट है, और इस तरह से क्या करता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप करके जो प्लांट है उनके रूट पर डायरेक्ट वाटर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह के इरिगेशन सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। क्लियर। अब आते हैं ओवरहेड इरिगेशन। पहले ही हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि जो फसल को वाटरिंग करते हैं हम रेनफॉल के रूप में करते हैं, फव्वारे के रूप में करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं अगर सिर्फ उसका उद्देश्य एक हो, जब किसी एक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जाए तो वैसे प्रोजेक्ट को हम कहते हैं सिंगल पर्पज़ प्रोजेक्ट। जैसे देखिए आप एक प्रोजेक्ट इमेज है जिसमें हम सिर्फ विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को ही जनरेट कर रहे हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट हमारा दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाएगा, सिंगल पर्पज़ प्रोजेक्ट। क्लियर। सेकंड है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होता है कि जब एक से अधिक उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए किसी प्रोजेक्ट को बनाया जाता है तो वैसे प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं हम, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। जैसे देखिए हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकते हैं, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। तो इन सभी उद्देश्य को पूरे करने के लिए एक बड़े से प्रोजेक्ट को बनाना ही क्या कहलाएगा, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।